हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, आज किस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय का विभाजन और इस क्लास में हम जानेंगे ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय से पहले यानी ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करने से पहले हम कुछ जो हमने पिछली क्लास में आपको हिमालय का विभाजन पढ़ाया था उसके विषय में थोड़ा हम रिविजन देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण होगा। और जो है इससे क्या होगा, आपका जो है वो चीजें आपकी रिविजन जो है हो जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हिमालय को जो है दो आधारों पर बांटा जा सकता है। तो हम यहां पर जो है देखेंगे हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालय का विभाजन हमने आपसे कहा था कि हिमालय को जो है दो भागों में, दो आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला है श्रेणियों के आधार पर और दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। हमने आपसे कहा था कि श्रेणियों के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय। प्रादेशिक हिमालय की बात की जाए तो प्रादेशिक आधार पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है सर जीएस बुराड़। तो जीएस बुराड़ ने जो है प्रादेशिक आधार पर हिमालय को चार भागों में बांटा है। तो हम सबसे पहले यानी बात करेंगे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो आधारों पर बांटकर हम हिमालय को पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं, इसमें पहला है श्रेणियों के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर। और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार, ठीक। श्रेणियों के आधार पर मैंने आपसे कहा कि इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका मुख्य हिमालय और तीसरा मैंने आपको बताया था पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको कहा था कि ट्रांस हिमालय में कुछ जो है चार प्रकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो पहला इसमें है काराकोरम, काराकोरम। दूसरी है इसमें लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है कैलाश। इन चारों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। बात करते हैं मुख्य हिमालय की। तो मुख्य हिमालय मैंने आपको कहा था कि मुख्य हिमालय में कुछ जो है तीन आधार पर मुख्य हिमालय को बांटा गया है। तो पहला इसमें है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अब मध्य हिमालय को जो है फ्रेंड्स कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक हिमालय के भी नाम से इसको जानते हैं। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लघु हिमालय। शिवालिक को जो है किसी जो है इसको कई जो है स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको जो है जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी, ठीक है, नेपाल में चुरिया मुरिया, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे दुंडवा हिल के नाम से जाना जाता है और इसे अरुणाचल प्रदेश में मिरी डफला और अबोर के नाम से जाना जाता है।
तो कुछ इस तरीके से हुआ। पूर्वोत्तर हिमालय की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पूर्वोत्तर हिमालय जब हम बात करेंगे तो हिमालय का पूर्व जो भारत का पूर्वोत्तर साइड है, तो उसमें कई जो है पूरा जो पूर्वोत्तर हिमालय है वो कई छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है। उसमें जैसे पटकाई बुम है, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, तो कई इस प्रकार की उसमें पहाड़ियां हैं। और ये जो आपका पूर्वोत्तर हिमालय है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है फ्रेंड्स, तो ये जो है बांटता है, ये जो है म्यांमार को भारत से बांटता है, यानी भारत और म्यांमार के मध्य में जो स्थित ये पर्वत श्रृंखला है, इसे जो है म्यांमार में जो है अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हम जो आपको पिछली क्लास में बताया भी था। बात करते हैं प्रादेशिक आधार पर। तो मैंने आपसे कहा था कि सर जीएस बुराड ने जी इसको प्रादेशिक आधार पे 4 भागों में बांटा है। पहला है जो है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। फिर नेपाल हिमालय है, और फिर उसके बाद असम हिमालय है। तो हम यहां लिख देते हैं इसको, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर। उसके बाद फिर है आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर आपका नेपाल हिमालय, और अंतिम है असम हिमालय। तो कुछ इस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, और मैंने इसको पिछली क्लास में आपको समझाया भी था। आज आज थोड़ा सा इसमें हम जो है हिमालय का प्रादेशिक जो है विभाजन एक मैप पे देख लेते हैं। भारत का मैप बनाएंगे सुंदर सा, और उसमें जो है प्रादेशिक विभाजन पर हम देख लेते हैं किस तरीके से किया गया है। इसको आप नोट डाउन करते जाइए, इसके नोट जरूर बनाते जाइए, एक एक पॉइंट को आप लिखते जाइए मैपिंग के साथ। मैप बनाते जिस तरीके से मैं मैप बना उस तरीके से आप भी मैप बनाते जाइए, और इसको लिखते जाइए। देखिए, जो आप ज्योग्राफी सीख रहे हो, तो इसके लिए जो है महत्वपूर्ण, ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से आएगी जब आपकी मैपिंग स्ट्रांग होगी। अगर आपकी जो है मैपिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो आप ज्योग्राफी को सही जो है सही से समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको मैपिंग आना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपको भारत का एक सुंदर सा मानचित्र जो है मानचित्र बनाना आना चाहिए। आप उसको क्या करिए, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई, 4 बार, कई बार ट्राई करिए, एक बार बन ही जाएगा वो। तो वो बनाना आना आपको बहुत। तो चलिए देखते हैं इसको। आप जो है मैं मिटा रहा हूँ इसको, जो है आप जो है नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम थोड़ा मैप पे देखते हैं प्रादेशिक आधार पर। तो यहाँ हम एक सुंदर सा भारत का मैप बना लेंगे, छोटा मैप भी बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको मैप बनाना आना चाहिए भारत का। हमने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर था आपका, ये था आपका काराकोरम, और नीचे था आपका लद्दाख, और उसी के नीचे था आपका जास्कर। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ये था आपका काराकोरम, ये था आपका लद्दाख, और ये था आपका जास्कर। लद्दाख के पैरेलल एक जो है और आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाता है कैलाश। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कैलाश।
ये चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है। कैलाश, कैलाश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कैलाश पर्वत। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि यहां एक स्थान है, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा तक, यहाँ पे एक पर्वत एक है नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो जो महान हिमालय है वो नामचा बरवा तक फैला हुआ है, यानी नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। और उसके नीचे जो है असतत अवस्था में एक और है हिमालय, तो इसे ये है आपका मध्य हिमालय। तो ये आपका हो गया महान हिमालय, ये हो गया आपका महान हिमालय, और ये हो गया आपका मध्य हिमालय। और उसी के नीचे एक पर्वत श्रृंखला और है, इसको कहा जाता है शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। तो एक क्रम में हो जाएगा महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपकी है पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, इसमें यहीं पर मैंने आपको गारो खासी जयंतिया बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि जो गारो खासी जयंतिया है वो पूर्वोत्तर हिमालय का भाग नहीं है, वो मेघालय के पठार का भाग है। तो ये चीजें मैंने आपको इसमें बता दी थी। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई जो है कि प्रादेशिक आधार पर जो है हिमालय तो कैसे कहाँ कहाँ पे स्थित है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है तिब्बत के पास से क्षेत्र है मानसरोवर, वहीं से एक नदी निकलती है, यहां सर की एक नदी निकलती है, और वो नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिंधु नदी। और फिर यही से एक नदी और निकलती है यहां से मानसरोवर के पास से ही, उसका नाम है सतलज, सतलुज, सतलज भी कहा जाता है उसे, सतलुज भी कहीं कहीं लिखा आता है, तो उसे हम सतलुज कहते हैं। तो अब सतलुज यानी सिंधु से लगा करके सतलुज, ये सिंधु हो गई आपकी। तो सिंधु से और सतलुज का जो ये क्षेत्र है, ये जो हिमालय क्षेत्र है, ये कहलाता है आपका पंजाब हिमालय। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पंजाब हिमालय। ठीक। अब यही से एक नदी और है, यहां से नदी निकलती है जिसका नाम है काली, इस तरीके से। तो अब काली यानी सतलुज से लगाकर के काली तक का जो ये हिमालय क्षेत्र है, ये कहलाता है आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये आपकी हो गई काली नदी। अब यही से एक नदी और प्रवाहित होती है, ये तिब्बत से ही आती है, जिसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है इसका? इसका नाम है तीस्ता। तो काली से लगाकर तीस्ता तक का जो ये क्षेत्र आता है पूरा, ये कहलाता है आपका नेपाल हिमालय। क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय। ओके। और यही से एक नदी निकलती है जिसको मैंने बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र नाम है उसका। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यानी तीस्ता से लगाकर के ब्रह्मपुत्र का जो ये पूरा जो हिमालय क्षेत्र है, ये कहलाता है आपका असम हिमालय। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका असम हिमालय। तो कुछ इस तरीके से 4 भागों में जो है हिमालय को बांटा गया है। यहाँ एक और जो है महत्वपूर्ण जो है तथ्य ये है कि हिमालय जो है जो जो यहाँ नीचे की ओर, यहाँ पूर्व की ओर आता जाएगा, उसकी जो बीच की चौड़ाई होती है वो कम होती जाएगी, और कम होने के बाद यहाँ तो एकदम शून्य हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो चिन्ह यानी इस प्रकार से पिन की भांति जो है ये यहाँ पर मुड़ जाएगा, एक पिन की तरह ये मुड़ जाएगा। इस तरीके से फिर थोड़ा जो एक श्रेणी इसकी यहाँ फैल जाएगी म्यांमार में, और इधर थोड़ा भारत में पतका एवं नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां इत्यादि। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था इसमें। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक होती है कि यहाँ से जो नदियां ये आती हैं, आप देख रहे हो कि ये नदियां हिमालय को काट करके या हिमालय के पार से आ रही होती है, तो ये नदियां कहलाती हैं आपकी पूर्ववर्ती नदियां। तो यहाँ पर एक बात जानना जो है जरूरी हो जाता है आप सबके के लिए कि पूर्ववर्ती नदियां क्या है। तो पूर्ववर्ती नदियां
पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये नदियां जो होती है इनका जो है निर्माण जो होता है वो हिमालय के निर्माण से पहले होता है। यानी जब हिमालय बना था तो उससे पहले इनका जो है निर्माण हो चुका था। और जो है ये नदियां जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। आप देख रहे हो कि इनका जो बहने का जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का इनका क्रम है। तो क्या करती है ये हिमालय को काट, यानी हिमालय से पहले इनका निर्माण पूर्ववर्ती नदियों का, मैं लिख देता हूँ, पूर्ववर्ती नदियां, ये नदियों का निर्माण हिमालय निर्माण के पहले हुआ था। और ये नदियां, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट करते जा रही है। और ये नदियां हिमालय को काटकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये क्या करती है, ये हिमालय को काट करके, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से हिमालय मान लीजिए पर्वत, ऐसा पर्वत था, इस तरीके से पर्वत था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा काटा, इस तरीके से इसको काट दिया इसको, और धीरे धीरे ये बीच में और गहरा होता गया, और गहरा होने के बाद ये जो पर्वत है ये और उठता गया। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर एक वी शेप की घाटी का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी यहाँ तरीके से वी शेप की घाटी का निर्माण होता गया। तो ये पूर्ववर्ती नदियों के विषय में मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बता दिया। पूर्ववर्ती नदियों में जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले इसमें जो है, जैसे इसको यहाँ लिख देते हैं, जैसे पूर्ववर्ती नदियां जो है, जैसे इसमें पहली है आपकी सिंधु है, सिंधु सतलुज, काली। एक नदी और है इसमें, सप्तकोसी, जिसका मैंने यहाँ पर एक सप्तकोसी भी है, जो पूर्ववर्ती नदी। तो इस तरीके से ये नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। तो आशा है कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और मैं जो है किस तरीके से फिर जो है स्टार्टिंग से हम हिमालय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ क्या लिख देते हैं हम, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है तो मैपिंग बनानी जरूर आनी चाहिए। अगर आप इसमें मैपिंग सही से नहीं बना पाओगे तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं, जो है इस तरीके से कुछ हमारा भारत जो इस तरीके से, ये जो भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा मैंने बनाया है आपको। तो ट्रांस हिमालय क्या मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय में मुख्यतः जो है 4 प्रकार की पर्वत चोटियां हैं। कितनी प्रकार की पर्वत चोटियां हैं, 4 प्रकार की। तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम, पहली कौन सी है, पहली है काराकोरम, काराकोरम। दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, और चौथी है कैलाश। तो यहाँ पर हम इसको एंट्री इस तरीके से कर देते हैं, यानी ये पर्वत चोटी जो हो जाती है, तो ये है आपकी पर्वत चोटी, ये है काराकोरम।
ये है आपकी लद्दाख, लद्दाख, और उसके नीचे इस तरीके से पर्वत चोटी है। ये है आपकी जास्कर, जास्कर, और जास्कर के नीचे यहाँ पर नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है आपका, मैंने आपको कहा था, एक हिमालय जिसको कहते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय के इधर नीचे असतत अवस्था में फैला है आपका इसको कहा जाता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और यहाँ पर जो है आपका शिवालिक, ये क्या है, शिवालिक। शिवालिक के नीचे स्टार्ट हो जाता है आपका उत्तर भारत का मैदान, ये आपका उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट हो जाता है, उत्तर भारत का मैदान। उसके नीचे फिर प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है आपका। फिर उसके बाद आपका हिंद महासागर। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस से आपका ये चीजें आपको देखने को इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर ट्रांस हिमालय, इसको हम एक सीक्वेंस में बनाएंगे और फिर आपको इसमें इसको समझाने का प्रयास करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। तो हम यहाँ सीक्वेंस से बनाने का प्रयास करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं पर्वत श्रृंखला, ये, और इसको हमने नाम दिया है काराकोरम। इसे क्या कहेंगे हम, काराकोरम। ठीक, काराकोरम के बाद एक और पर्वत श्रृंखला हम यहाँ बनाते हैं और जिसको हम नाम देते हैं लद्दाख। क्या देंगे, लद्दाख। लद्दाख के बाद एक और हम पर्वत श्रृंखला बनाएंगे जिसे हम कहेंगे जास्कर। ठीक है, अब यहाँ हम कैलाश को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कैलाश जो है वो तिब्बत क्षेत्र में आता है। हम जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें देखेंगे तो उसमें देखेंगे, तो जो है कैलाश को अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में कैलाश के विषय में आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। तो जास्कर, अब जास्कर के बाद यहाँ पर एक स्थित है हमारा महान हिमालय। ये क्या है, ये है आपका महान हिमालय, ये हमारा है महान हिमालय। तो सबसे पहले इन तीनों, यानी उसमें कैलाश को हमने छोड़ दिया है, तो इन तीनों के सम्मिलित रूप को हमने क्या बताया था आपको, इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है, कहा गया है ट्रांस हिमालय। कैलाश भी इसमें इंक्लूड है, आप उसको भूलिएगा नहीं, लेकिन हमने जो है सिर्फ सीक्वेंस में ये तीनों बताए हैं आपको। तो ट्रांस हिमालय कहा गया है। और ये क्या है आपका, ये है आपका महान हिमालय। ये क्या है आपका, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद एक पर्वत श्रृंखला जो है आपको एक और देखने को मिलेगा, ये आपका है, ये आपका है मध्य हिमालय। क्या है, मध्य हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय है। और मध्य हिमालय के बाद आप यहां देखेंगे एक और आपको देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक। शिवालिक के बाद यहां जो स्टार्ट हो जाता है आपका, ये स्टार्ट हो जाता है उत्तर का मैदान। ये क्या है आपका, ये है आपका उत्तर का मैदान। यहां मैं लिख देता हूं उत्तर का मैदान। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको एक क्रम से देखा है, एक क्रम से देखने का इसमें हमने प्रयास किया है कि ये आपका हो जाएगा। थोड़ा हम और स्टाइलिश बना देते हैं।
इस तरीके से आपको। तो अब इसमें इस तरीके से पूरा एक सीक्वेंस है, उत्तर से दक्षिण का पूरा एक सीक्वेंस हमने इसमें बना के रखा है आपके लिए। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के भ्रंश पाए जाते हैं, या कुछ ऐसी रेखाएं, विभाजक रेखाएं होती हैं जो इनको अलग करती है। कुछ ऐसे दरारें या कुछ भ्रंश हैं जो इन सबको अलग करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक दरार के विषय में आप ये जान लीजिए कि एक दरार है यहाँ पे, यहाँ पर, इसे कहा जाता है ITSZ। इसका मतलब होता है, इसका ITSZ का मतलब होता है इंडो सांगपो ससर जोन। तो चूंकि अब इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि जो ये रेखा है वो बेसिकली खींची हुई है यहां से, क्योंकि बहुत सारे विद्वान जो हैं तो वो महान जो है जास्कर को महान जो है हिमालय का भाग मानते हैं। तो ये रेखा बेसिकली खींचते यहाँ, लेकिन हम जो है पढ़ रहे हैं ट्रांस जास्कर को, ट्रांस हिमालय में पढ़ रहे हैं। तो इस रेखा का हम यहाँ निर्धारण यहाँ करेंगे। तो ये जो रेखा है फ्रेंड्स, तो ये रेखा ITSZ रेखा है, ये क्या करती है, ये अलग करती है ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसके लिए यहाँ हम लिख देते हैं एक रेखा जो है ITSZ, जिसको हम कहेंगे, लिखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन, ये किनके किनके मध्य, ये भी देख लीजिए आप, या किसको विभाजित करती है। तो यह ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को विभाजित करती है, यानी अलग करती है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को विभाजित करती है। ठीक, अब इसमें इसको इंडो सांगपो क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने जब आपको समझाया, पहले समझाया था, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जिस तरीके से, अब यहां देख लीजिए आप, इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। तो यहां से एक नदी निकलती है, ये नदी यहाँ से, तो ये एक नदी जब यहाँ जाएगी तो इसको कहा जाता है इंडो, ये इंडो है, जब भारत में जा रही है। और एक नदी जब यहाँ से निकल जाती है तो उसका नाम हो जाता है सांगपो। एक ही नदी होती है और एक ही फाल्ट में ये बनती है, तो इसको यहाँ पे सांगपो, यानी जब ये इधर जाएगी तो इसका नाम सांगपो हो जाएगा, और ये इंडो, तो ये भारत में प्रवेश करती है, तो इसीलिए इसका जो है इंडो सांगपो कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र में आती है, तो ये जो है आपके जालंधर के पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में आती है। तो क्या करती है, ये जो है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को विभाजित करती है। एक रेखा यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगी जो महान हिमालय और जो है मध्य हिमालय को बांटती है। ये एक रेखा यहाँ से खींची होती है, तो इसको कहा जाता है MCT। यहाँ हम लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो ये होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं MCT। इसका मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। यह महान हिमालय को मध्य हिमालय से विभाजित करती है, या महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है, हम लिख देंगे, या विभाजित करती है, यहां पर हम अलग करती है लिख देंगे। ठीक है, अलग करती तो हो गए। अब यहाँ पर एक रेखा और गुजरती है, ये अलग करती है, एक भ्रंश और इनको अलग करता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, इसको कहा जाता है MBF। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम MBF। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा
मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा इसका अर्थ। ये क्या करती है, ये जो है मध्य हिमालय को शिवालिक से, मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करती है या विभाजित करती है। शिवालिक से यहां हम लिख देंगे अलग करती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको अलग करके, यहाँ पर विभाजित को आप अलग लिख दीजिए। वही एक अर्थ होता है लेकिन आप एक सीक्वेंस में सही हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अलग करती है, महान जो है या ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। आसान शब्दों में आप समझ जाए, जरा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो क्या होगा, आप ये समझे कि ITSZ इंडो सांको सदर जोन ये जो है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। उसके बाद फिर आपका जो है MCT यानी ये आपको जो है ये महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। और MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट ये मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। ये चीजें होंगी। अब यहाँ पर जो है एक और रेखा जो है पाई जाती है, यहाँ पर एक और भ्रंश है, यहाँ पर एक भ्रंश है, इसको कहा जाता है HFF। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप। इसका मतलब होता है HFF, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये क्या करती है, ये जो है शिवालिक को उत्तर के मैदान से अलग करती, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये शिवालिक को उत्तर के मैदान से अलग करती है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये आपको बताया है। तो ये भी आप क्या करिए, इसको आप नोट डाउन करते जाइए। और मैं जो है तो कुछ आगे बढ़ते हैं हम इसके जो है विषय में थोड़ा और जानते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ट्रांस हिमालय जानेंगे। ट्रांस हिमालय तो यहाँ आप लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। उससे पहले हम एक ट्रांस हिमालय का अच्छा सा जो है उसका ऊपर का एक मैप बना लेते हैं हम। आपका ये ऊपर का भाग बन जाएगा आपका भारत का। तो इसमें अब हम समझेंगे हिमालय। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के विषय में समझेंगे कि ट्रांस हिमालय में कितनी चोटियां मैंने आपको बताई थी, 4 चोटियां मैंने आपको बताई थी। कितनी चोटियां? 4 चोटियां। काराकोरम, दूसरी क्या है आपकी लद्दाख, तीसरी जास्कर और फिर कैलाश। बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय क्या था, सबसे पहले विषय में ट्रांस हिमालय के विषय में जान लीजिए। जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। जब यूरेशियन प्लेट
टकराया था जो है इससे लोरेंशिया से, तो उसमें एक गांठ का निर्माण हुआ था और उस गांठ से 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियां बनी थी। यहाँ पर ऊपर इसके बना था एक, यहाँ पर एक गांठ बनी थी इस तरीके से, गांठ का निर्माण हुआ था। इसको कहा जाता था पामीर का घाट, पामीर की घाट, पामीर, पामीर की, ठीक है, पामीर की गांठ इसे कहा गया था। तो इस पामीर की गांठ से जो है 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको ये जान लेते हैं कि पामीर की गांठ की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात है कि पामीर की गांठ को जो है संसार की छत कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है इसको, पामीर की गांठ को। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके वनडे एग्जाम में या यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल में देखने को प्राय मिल जाते हैं कि जो है तो पामीर की गांठ तो यानी विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो कहेंगे हम पामीर की गांठ। तो इसमें कुछ तीन प्रकार की पर्वत चोटियां निकलती हैं। एक जो इसके इस तरीके से यानी उत्तर से होते हुए पश्चिम की ओर एक पर्वत श्रेणी इस तरीके से आप देखने को मिलेगी, इस तरीके से। और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देगी, यहाँ से हम बना देते हैं इसको। ये वाली जो आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है कुनलुन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है कुनलुन। कुनलुन, कुनलुन श्रेणी से कहा जाता है, यहाँ हम श्रेणी लिख देते हैं। और इधर इसको ये जो कुनलुन श्रेणी है ये पड़ती है चीन में, ये चीन के क्षेत्राधिकार में आती है। और एक जो ये है पर्वत श्रेणी से कहा जाता है हिंदुकुश। क्या कहेंगे इसे? हिंदुकुश श्रेणी, ठीक है, हिंदुकुश श्रेणी से कहा जाता है। ये पड़ती है अफगानिस्तान, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में पड़ती है। यही से एक पर्वत श्रेणी और देखने को हमें मिलती है यहाँ, यहाँ इसे कहा जाता है सुलेमान। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुलेमान, सुलेमान श्रेणी। और सुलेमान श्रेणी आगे जाकर के यहाँ पर एक श्रेणी का और रूप ले लेती है, इसे कहा जाता है किरधर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किरधर, किरधर। तो कुछ इस तरीके से ये बनी हुई है, दो हो गई आपकी, पहली ये। अब हम बात करते हैं इसकी जो तीसरी श्रेणी यहाँ से निकलती है, ये यही है आपकी, क्या है आपकी? ये है आपकी ट्रांस, यही है आपकी ट्रांसमालय। इसके ऊपर देखेंगे तो एक प्रकार का एक घाटी, नदी घाटी है ये वाला, इसे कहते हैं हम सक्सगम, सक्सगम। ये जो सक्सगम घाटी है चाइना के क्षेत्राधिकार में। तो सबसे पहले इसका एक हम मैपिंग देख लेते हैं इसमें। देखिए ये जो क्षेत्र है पूरा, ये आपका है जम्मू कश्मीर, हम यहाँ लिख देते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा आपका पंजाब, पंजाब। और यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो और ये आपका क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लद्दाख।
इतनी तरीके से यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से बेसिकली पूरा ट्रांस हिमालय गुजरता है। हमने पंजाब बना दिया है इसमें। तो इस तरीके से ये चीजें इसमें होती हैं। इसका ऊपर का हम बना लेते हैं, ये आपका है ट्रांस जो है, ये आपका काराकोरम है, यहाँ लिख देते हैं काराकोरम। काराकोरम ये है आपकी लद्दाख और ये है आपकी हिजाज। यहीं पे मैंने बताया था आपको कैलाश भी है, ठीक है, कैलाश है। इसमें बात करते हैं हम, एक कुछ हिस्सा आपने सुना होगा जो इसका ये वाला क्षेत्र हो जाता है, ये वाला क्षेत्र। तो ये ऊपर का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है, ये कहलाता है POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। अब इसके विषय में एक बढ़िया जो है एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जानकारी, कि जब भारत 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ और देश के आजाद होने के बाद जब विभाजन की स्थिति आई और देश विभाजन हो गया, तो उस समय जो है जो देसी रियासतें थी वो सब देसी रियासतों का सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में विलय हो रहा था। लेकिन उनमें कुछ 3 देसी रियासतें थी जिनमें भी जो है आपका कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो ये जो है तीनों देसी रियासतें एक खुद का राष्ट्र बनाना चाहती थी, एक अलग देश होना चाहती थी। तो इसी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें जो है अपनी जो है टांग नहीं डाली और इन्हें ऐसा स्वतंत्र रहने दिया गया। बाद में क्या हुआ कि जो है विभाजन के बाद पाकिस्तान की कूटनीति के द्वारा पाकिस्तान ने वहां के कुछ रह रहे कबीलाई लोगों के द्वारा इस जो है कश्मीर के इस भाग पर हमला कर दिया। क्योंकि जो कश्मीर था उस समय तो ये पूरा एक जो है मुस्लिम क्षेत्र था, पूरा मुस्लिम राज्य था, लेकिन जो उसके जो राजा थे वो हिंदू थे जिनका नाम था हरि सिंह। तो इस क्षेत्र पर जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद जो है इसको कब्जा कर लिया इस पे। अब जब हरि सिंह को ये लगा कि भाई पूरा ही कब्जा कर लिया जाएगा, तो वो दौड़ के जो आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा से कहा कि भाई हमको जो है भारत में रहना है, हमको भारत में विलय होना है। बाद में विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए गए और भारत के द्वारा जो है भेजी गई एक सेना, जिन्होंने इन घुसपैठियों को दूर खदेड़ दिया और एक रेखा का निर्माण यहाँ पे कर दिया गया और ये रेखा कहलाई आपकी LOC, यानी ये रेखा बना दी गई है और इसी रेखा को कहा गया LOC। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये रेखा बना दी गई और उसके बाद यहाँ पर भी एक तरीके से रेखा हुई। जब 1962 का जो भारत और जो है चीन का युद्ध हुआ उस समय जो है, क्योंकि जो भारत था उस समय जो है विभाजन के कारण या अन्य कारणों से उस समय युद्ध की स्थिति में नहीं था। जब जो है चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण करने के बाद ये हुई कि उस समय भारत की स्थिति ना होने के कारण जो है चाइना ने भी जबरन जो है भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस हिस्से को कब्जा कर लिया और इस हिस्से को नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया अक्साई चीन। क्या नाम दिया गया? अक्साई चीन। और एक रेखा खींच दी गई, ये रेखा, और ये रेखा कहलाई LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये रेखा कहलाई गई, ये खींच दी गई। अब यहां पर देख लीजिए आप थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि ये जो क्षेत्र आता है कश्मीर का, इसमें कुछ भाग इफेक्टेड है। पाकिस्तान यहाँ पर अक्सर घुसपैठ करता रहता है, लेकिन ये भाग पूरी तरीके से यहाँ पर जो है आपका ये जम्मू है, जम्मू के बाद यहाँ पे श्रीनगर है आपका, यहाँ पे आपका द्रास है, द्रास, और यहाँ पे आपका ये कारगिल है और यहाँ पर आपका ये लेह है। तो भारत सरकार ने एक प्रकार की इसमें जो है हाईवे का निर्माण किया है, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को जो है द्रास से कारगिल को, और कारगिल को लेह से जोड़ती है। इसको नाम दिया गया NH-T1, ठीक है। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया NH-T1। एक हाईवे है जो जुड़ता है। आगे भी बहुत सारे यहाँ बारामूला तक खींची गई है, जो है कई सारी रेखाएं जो है रोड बनाई गई है, लेकिन ये प्रमुख जो है भारत के लिए एक जो है हाईवे हमारा देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आपने ये चीजें इसमें देखी। तो ये भारत का ऊपरी क्षेत्र है और इसमें जो है क्योंकि ये भारत जो है, आप देखोगे भारत का जो मैप देखोगे तो मैप में पूरा हमारा भारत पूरा दिख रहा है, क्योंकि भारत अभी भी इसको हमारा ही मान रहा है।
यानी भारत कह रहा है सही भी, सच भी है, इसमें तथ्य भी है क्योंकि हमारा ही भाग है। उन्होंने इसको जबरन जो है कब्जा किया हुआ है, तो जबरन चीज हम इसको, तो इसी के लिए इसको पीओके कहा जाता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसे कहा जाता है जो है एलएसी, यानी इसे अक्साई चीन एलएसी इसको अलग करता है, और जो है लाइन ऑफ कटोर इधर का जो हिस्सा है तो इसी पे जो है ये अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। तो अब हम जो है इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको इस तरीके से मैप बना करके आपको नोट करना है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ हम ट्रांस हिमालय को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम ले देते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के विषय में मैंने आपको बता दिया था कि जो ट्रांस हिमालय है इसमें 4 प्रकार की चोटियां पाई जाती है। तो सबसे पहले इसका एक मैप बना लेते हैं इस तरीके से। आपको ये मैप बनाना जरूर आना चाहिए। अगर आप इसके मैप सही से नहीं बना पाएंगे तो चीजें आपको, मैंने आपको कहा क्या कहा था कि इसमें जो है 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां मैंने आपको बताई थी, है ये काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, और यहाँ पे थी आपकी यास्क, इतनी बताई थी मैंने आपको। अब इसके विषय में आप जान लीजिए, ट्रांस हिमालय के विषय में जान लीजिए कि इसमें जो है 4 प्रकार की चोटियां पाई जाती हैं। इसमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। इसमें 4 श्रेणियां हैं, ठीक है, इसमें 4 श्रेणियां हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है आपकी एक कैलाश भी है, तो इसमें 4 श्रेणियां हैं। और बात करेंगे हम इसका निर्माण, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। क्रिटेशियस यहाँ पे लिख देते हैं मेसोजोइक, मेसोजोइक काल था, मेसोजोइक काल जो था, इसका जो सबसे अंतिम जो एक टाइम पीरियड था वो कहलाया था क्रिटेशियस। वो क्या कहलाया था? वो कहलाया था क्रिटेशियस। इसी में निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का, निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसे जो है पार हिमालय, तिब्बत हिमालय, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिखिए इसको, उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पे जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है, और उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण ये जो पूरे आपको जो ये चारों श्रेणियां देखने को मिलेंगी, ये बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं जिसके कारण यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, वर्ष भर बर्फ से ढका, ठीक, बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, ये बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ पर जो एक लद्दाख पाया जाता है, लद्दाख, ये जो है शीत मरुस्थल है। लद्दाख क्या है? लद्दाख
लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। यहाँ पर लद्दाख पाया जाता है वो एक शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। और यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। यहाँ जो वर्षा होती है, जो वर्षा वर्षा बहुत यहाँ कम होती है, वर्षा कम होती है। ठीक है। और बर्फ होने के कारण, बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पर जो द्रास है वो भारत का सबसे ठंडा जो है स्थान है। तो द्रास जो है, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो ये सब चीजें इसकी लिए कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई है इसके लिए। तो अब हम जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इसकी चारों श्रेणियों की, एक एक श्रेणियों की जो है अध्ययन करेंगे बारे में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ट्रांस हिमालय की सबसे पहली श्रेणी क्या है आपकी, यहाँ हम लेते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणी क्या है, काराकोरम। ठीक, काराकोरम है। अब यहाँ पे एक चित्र हम बना लेंगे उसका फिर से, उसके बाद करेंगे। इस तरीके से सबसे पहली श्रेणी हम यहाँ बताएंगे आपको तरीके से। तो काराकोरम के विषय में जानेंगे। यहाँ पर और भी श्रेणियाँ हैं, बता देता हूँ सबको। तो सबसे पहले हम काराकोरम के बारे में जानेंगे और यहाँ इसकी विशेषता लिखते जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले काराकोरम के विषय में आप जान लीजिए। यह भारत की सबसे उत्तरतम जो है श्रृंखला है, उत्तरतम श्रृंखला है। यहाँ हम लिख देते हैं श्रृंखला है। ठीक है। इसके उत्तर में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एक पाई जाती है जो है घाटी, नदी घाटी एक्चुअली है वो, कहा जाता है शक्तिगम। ठीक है। ये क्या है, ये ठीक है, ये शक्तिगम है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसके उत्तर में शक्तिगम घाटी। ठीक है। इसके उत्तर में कौन सी घाटी है, शक्तिगम घाटी। इस पे किसका कब्जा है, चाइना का। इसमें किसका कब्जा है, चीन का। ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ लिख देते हैं कि ये जो ऊपर है, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर है किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है पामीर की गांठ से। यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पामीर की गांठ ऊपर, ये किससे जुड़ा हुआ है, पामीर गांठ से। तो यहाँ लिख देते हैं यह पामीर की गांठ से इसे जो है उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा
काराकोरम को एशिया की जो है उच्च एशिया की लिंकेटी कहा जाता है। काराकोरम पर को जो है कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप नोट करते जाइए, तो मैं मिटाते जाता हूँ। इसपे इसके जो कई सारे पर्वत जो है सर्वोच्च शिखर की पर्वत शिखर भी देख लेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं सर्वोच्च पर्वत शिखर देखिए इसमें कुछ 4 प्रकार के पर्वत शिखर सर्वोच्च प्रमुख 4 प्रकार के पर्वत शिखर पाए जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो पहला है आपका इसमें, मैं यहाँ दूसरे पेज पे लिख देता हूँ इसको। पहला इसमें है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा है हिडन। तीसरा है ब्रॉड पीक। तीसरा क्या है? ब्रॉड पीक। और चौथा है गसेर ब्रूम। ठीक है, तो एक गसेर ब्रूम पाई जाती है। अब ये इसका हम देख देते हैं, आपको बता देते हैं कहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पर जो है तो है आपका K2, ये K2 है आपका। दूसरे पेन से थोड़ा इसको लिख देते हैं हम। ये जो है आपका K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहा जाता है। और दूसरी जो यहाँ पे है, यहाँ पर है ये कहा जाता है हिडन। ये हिडन है। यहाँ पर है एक और है जिसको कहते हैं ब्रॉड पीक। यही तरफ जो है देखने को मिलेगी आपको गसेर ब्रूम। तो ये कुछ 4 प्रकार की पर्वत चोटी है। अब K2 की जो हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो आप सबको पता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट ये है उठ के आ जाता है जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है स्पष्ट लिख देते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। K2 गॉडविन, एक गॉडविन ऑस्टिन नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने चोटी की खोज की थी, इसी के लिए इसका नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन पड़ गया। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये 4 पर्वत शिखर पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख ग्लेशियर भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ जो है 5 प्रकार के ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। और इसके कहा जाता है। तो हम ये मिटा देते हैं इसको ऊपर का, लिख देते हैं यहाँ पे। प्रमुख ग्लेशियर की बात करते हैं हम। प्रमुख ग्लेशियर की बात करेंगे तो जो यहाँ पर जो पहला ग्लेशियर है वो है बातूरा। वो क्या है? बातूरा। बातूरा। और उसके बाद है फिर आपका हिस्पर है। हिस्पर ये आपका है वियाफो। वियाफो। ये आपका है आपका बाल्टोरो, जिसे बाल्टोरा भी कहा जाता है, बाल्टोरा। और ये आपका है सियाचिन। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे जो है लंबा ग्लेशियर है। ये लगभग 76 किलोमीटर
बॉटम का ग्लेशियर सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर ये है। तो इतने प्रकार के जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब इसमें आप एक समझ लीजिए, जो बातुरा और जो आपका ये हिस्पर है, तो ये घाटी में पाया जाता है। घाटी है, इसका नाम है हुंजा घाटी। ये हुंजा घाटी में पाया जाता है। हुंजा घाटी में बियाफो और जो बियाफो और जो बाल्टोरा है, यानी बातुरा और हिस्पर पाया जाता है हुंजा घाटी में। बियाफो और जो है बाल्टोरो या बाल्टोरा ये पाया जाता है आपका सिगार घाटी में। सिगार घाटी में, ये सिगार घाटी में पाया जाता है। और जो सियाचिन है ये पाया जाता है आपका नुब्रा घाटी में। कहाँ पाया जाता है? नुब्रा घाटी में। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें आपको बताइए। यहाँ से एक प्रमुख नदी भी निकलती है, यहीं से एक प्रमुख नदी भी निकलती है यहाँ से, और उस नदी का नाम है श्योक। यहाँ से एक नदी निकलती है काराकोरम से, सेड़ी से ही, जिसको कहते हैं श्योक। और आगे वो सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक। सहायक नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक। तो ये आकर के जो है मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो लगभग ये सारी चीजें जो है तो काराकोरम संबंधित है। आपको जो है मैंने लिखने का प्रयास मैंने नहीं किया है, आपको मैपिंग पे ही समझाने का प्रयास किया है। तो जो आप जो है खुद से जो है इसके नोट बनाते हैं, इसको अच्छे से नोट करते जाइएगा, जो भी चीजें मैंने आपको इसमें बताई है। हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हम मिटा देते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा है लद्दाख। दूसरा क्या है? लद्दाख है। तो इसका सबसे पहले इसका एक हम मैप बना लेते हैं। इस तरीके से ऊपर जो एक श्रेणी थी वो थी आपकी काराकोरम, उसके बाद फिर आपकी दूसरी है लद्दाख। तो ये हो गई आपकी काराकोरम। काराकोरम आप पढ़ चुके हो, लद्दाख आपको पढ़ना है। अब लद्दाख के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए, लद्दाख के विषय में थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि जो लद्दाख श्रेणी है, तो ये जो है जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है, किसके किसके द्वारा? तो श्योक के द्वारा, श्वेक के द्वारा, श्वेक का इनका क्या करती है? किसके किसके मध्य करती है? तो श्वेक नहीं, श्योक और सिंधु के मध्य। ठीक है, जल विभाजक का काम करते हैं। और साथ ही साथ एक यहां से एक नदी गुजरती है। ये तो आपका हो गया यहां से नदी, ये आपका हो गया जास्कर। अब सिंध जो है लद्दाख और जास्कर के मध्य से एक नदी गुजरती है, सिंधु नदी। तो ये आपको यहाँ लिख देते हैं महत्वपूर्ण चीज कि जो है लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी गुजरती है। बात करते हैं हम इसकी सर्वोच्च चोटी की। इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च पर्वत शिखर तो वो है आपका राकापोशी। यहां पर स्थित है एक पर्वत जिसको कहते हैं राकापोशी। क्या नाम है उसका? राकापोशी। ये सबसे ज्यादा खड़ी ढाल का पर्वत है। अमूमन पर्वत आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये पर्वत है वो इस तरीके से पर्वत है, इसकी एकदम खड़ी ढाल है। तो यहाँ पर ही एक पर्वत है जिसको कहते हैं राकापोशी।
ठीक है, तो राकापू सबसे खड़ी ढाल का पर्वत है। तो ये कुछ हो गया आपका लद्दाख। अब हम बात करते हैं जो आखिरी जो इसकी सबसे पर्वत श्रेणी है वो है आपकी जास्कर। उसके विषय में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। तो वो है हमारी, तो यहाँ ट्रांस हिमालयन देखते हैं। हिमालय, ट्रांस हिमालय में हमने अब तक काराकोरम और जो है लद्दाख को पढ़ा है, और हम इसमें पढ़ेंगे अब जास्कर। ठीक है, जास्कर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका एक मैप हम बना लेते हैं यहाँ पे। तरीके से तो हमने अब तक जो है यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख को पढ़ लिया है, और अब हम इसकी जो सबसे आखिरी जो इसकी चोटी है वो पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं जास्कर। आपकी लद्दाख, यह आपकी इसके विषय में जान लीजिए। जो जास्कर पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स, तो इसको बहुत सारे विद्वान जो है तो वो हिमालय का भाग मानते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं महत्वपूर्ण तत्व में इसका, जास्कर को, जास्कर श्रेणी को हिमालय का भाग माना जाता है। हिमालय का भाग माना जाता है। ठीक है, इसको क्या मानते हैं? इसको जो है हिमालय का भाग ही मानते हैं हम। लेकिन बहुत सारे लोग इसको जो है ट्रांस हिमालय का भाग मानते हैं, और हम यहाँ भी इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांस हिमालय के भाग के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर जो है इसके लिए अभी तथ्य और जान लीजिए। ये जो रेखा है, जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, वो यहाँ पर एक रेखा गुजरती है जो है 80 डिग्री पूर्वोत्तर जो है पूर्वी देशांतर। ठीक है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो रेखा क्या करती है, ये अलग जो है ये जास्कर श्रेणी को महान हिमालय से अलग कर देती है, या फिर वहां पर जो है जास्कर श्रेणी महान हिमालय से अलग हो जाती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जास्कर श्रेणी महान हिमालय से अलग हो जाती है। ठीक है, अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। इस जो है जास्कर श्रेणी पर ही जो है फ्रेंड्स, आपको द्रास और जो है आपको कारगिल पता होगा, कारगिल युद्ध के लिए फेमस है। तो ये जो है वो जास्कर श्रेणी में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं जास्कर श्रेणी पर ही, जास्कर श्रेणी में ही द्रास क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थल है, क्षेत्र है। द्रास एवं कारगिल स्थित है। तो इसमें स्थित है। दूसरी बात क्या है कि ये जो जास्कर श्रेणी है, इसमें एक नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। यहीं से निकलती है। कहां से निकलती है? वो जास्कर से, यहीं से एक नदी निकलती है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। क्या नाम है?
उसका नाम भी है जास्कर नदी। तो उसका नाम है जास्कर नदी, जो यहीं से एक नदी निकलती है, जास्कर नदी। तो ये सब चीजें, इसकी जो मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बात करते हैं हम कि यहाँ पर एक मैंने आपको कहा था, एक लद्दाख के पैरेलल यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताई थी, इसका नाम था कैलाश। क्या नाम था इसका? कैलाश। कैलाश पर्वत जो श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कैलाश पर्वत। तो क्या है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पे अब तक चढ़ा नहीं जा चुका है। काफी जो है ये एक रहस्यमयी पर्वत है। ये ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कि ऐसी मान्यता है कि जो भगवान शिव थे वो उनका जो निवास स्थान कैलाश पर्वत ही था। लेकिन फिलहाल के लिए जो कैलाश पर ये जो पूरा कैलाश श्रेणी है ये चाइना के कब्जे में है। तो ये चीजें इसमें महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इसमें। अगर आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को एक्ससीएम लर्निंग एकेडमी को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। हमें आपके इस जो है अगर आप इसको जो है सपोर्ट करते हो तो इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा, जिससे मैं आप सबके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जो है बताई हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छी है या जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उन्हीं चीज़ों को मैंने इसमें बताया है। बाकी चीज़ें इसमें नहीं बताया है। अगर सारी चीज़ें बताने का इसमें प्रयास करेंगे तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा और हमें वीडियो को लंबा नहीं करना जाता। तो इसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। कल की क्लास में हम जो है पढ़ेंगे क्या कहते हैं, महान हिमालय को, और महान हिमालय के बाद एक क्रमवार जो है वो हम पढ़ते जाएंगे, जैसे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालय। ये चीजें एक एक जो है आपको समझनी है, हम आपको समझने का प्रयास करते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।